हेलो स्टूडेंट्स। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के सेकेंड डे में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है और 2019 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक सी बातें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होती है, जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं तो उनकी पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे के और के के बीच में रिलेशन बताना है एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, तो मैं कैसे बताऊंगी। देखो, अब मुझे पता है, ये सपोज करो एक एसिड है, ठीक है, HA एक्वस। ये डिसोसिएट होके क्या फॉर्म कर रहा है, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। ठीक है, अब देखो ये HA क्या है, ये एक एसिड है। जब इसने H प्लस को लूज किया तो क्या बनेगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये एक बेस की तरह काम करेगा। तो या तो ये OH माइनस को दे सकता है या फिर ये क्या कर सकता है, H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसके पास OH माइनस तो है नहीं देने को, यानी कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है वाटर से और किसकी फॉर्मेशन करेगा, HA एक्वस की फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि एसिड की, प्लस OH माइनस की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो देखो इस एसिड के लिए जब इसने H प्लस लूज किया ये कॉन्जुगेट बेस बना और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था, Ka। ऐसे ही जब इस कॉन्जुगेट बेस ने H प्लस को एक्सेप्ट किया तो क्या बना, एसिड बना और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बना, Kb बना। अब अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूँ तो देखो ये HA और HA कैंसिल हो जाएगा, A माइनस कैंसिल हो जाएगा। मेरी रिएक्शन क्या बनेगी, रिएक्शन मेरी बनेगी वाटर गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस। तो जब मैंने दोनों रिएक्शंस को ऐड किया तो मेरी जो फाइनल रिएक्शन थी वो कुछ इस तरीके की बनी। अब इसका जो कांस्टेंट होता है उसको हम सबको पता है, वो तो हमारा क्या होता है, Kw, यानी कि वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो जब मैं दो रिएक्शंस को ऐड करती हूँ तो जो इनके आयनाइजेशन कांस्टेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी वजह से जो मेरा आयनिक प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, Ka इंटू Kb के इक्वल होगा, Ka इंटू Kb के इक्वल होगा। तो यानी कि मैं एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए इस रिलेशन को डिफाइन कर सकती हूँ कि जो मेरा Kw होगा वो Ka इंटू Kb के इक्वल होगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा ये बात याद रखना कि ये जो मेरा रिलेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए वैलिड है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए वैलिड है। अब अगर आप सोचे कि ये मेरे पास H2SO4 और SO4 2 माइनस के लिए वैलिड है, तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ H2SO4 के लिए और HSO4 माइनस के लिए, तो उसके लिए ये रिलेशन वैलिड है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स है। तो ये गलती बच्चे हमेशा करते हैं, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के अलावा भी उसे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, अब अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों साइड पे नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग Kw, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Ka माइनस लॉग ऑफ Kb। अब माइनस लॉग Kw क्या होता है, Pkw, और माइनस लॉग Ka क्या होता है, Pka, और माइनस लॉग Kb क्या होता है, Pkb। तो मेरा एक नया रिलेशन बन गया, Pkw इज इक्वल टू Pka प्लस Pkb। तो हमेशा ध्यान रखना इस रिलेशन को कब लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात थी जो बतानी जरूरी थी यहाँ पे, तो वो मैंने आप लोगों को बताई। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्ट्स को क्लासीफाई करते हैं, सॉल्ट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से सॉल्ट्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले टाइप के जो सॉल्ट होते हैं, ये जो बातें हैं ये आपके लिए जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर देखो सॉल्ट के अंदर एक तो हमारे पास क्या होता है, कैटायनिक पार्ट होता है, और एक मेरे पास क्या होता है, एनायनिक पार्ट होता है। ये जो मेरा कैटायनिक पार्ट होता है, ये कैटायनिक पार्ट कहाँ से आता है, ये कैटायनिक पार्ट आता है बेस से, और जो मेरा एनायनिक पार्ट होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है एसिड से। ठीक है, देखो पहला टाइप जो है सॉल्ट का, वो क्या होता है, कंप्लीट सॉल्ट्स। अब कंप्लीट सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो कि
एसिड प्लस बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, जो कि एसिड और बेस की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं HCl और NaOH, HCl और NaOH तो ये मिलके क्या बनाएंगे NaCl, तो ये एक मेरा कंप्लीट सॉल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे H2SO4 प्लस NaOH की, तो अगर मैं 2 मोल NaOH ले रही हूँ तो मेरा सॉल्ट क्या बन जाएगा Na2SO4। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 मोल NaOH लूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 मोल NaOH लूँ तो देखो मेरा सॉल्ट क्या बनेगा NaHSO4, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई। तो ये कैसा सॉल्ट है, ये एक मेरा इनकम्प्लीट सॉल्ट है, ये मेरा इनकम्प्लीट सॉल्ट है। लेकिन ये जो Na2SO4 था ये कैसा सॉल्ट था, ये मेरा कंप्लीट सॉल्ट था, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट सॉल्ट बोलती हूँ। तो इस तरीके से हम सॉल्ट्स को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कंप्लीट सॉल्ट एंड इनकम्प्लीट सॉल्ट्स। और अगर मैं एग्जांपल देखूं इनकम्प्लीट सॉल्ट्स के, लाइक अगर हम बात करें H2CO3 की न्यूट्रलाइजेशन की, तो हमारा NaHCO3 ये एक इनकम्प्लीट सॉल्ट है। लाइक अगर मैं बात करूँ H2S के न्यूट्रलाइजेशन की, तो NaHS ये मेरा एक इनकम्प्लीट सॉल्ट है। लेकिन अगर वहाँ पे मेरा Na2S बन जाए वो एक कंप्लीट सॉल्ट है, वहाँ पे मेरा Na2CO3 बन जाए वो एक कंप्लीट सॉल्ट है। तो ये एक बेसिक सी बात थी। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मुझे डिफाइन करना हो कि एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें ना एक बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन रहती है, देखो वो क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास ये एक सॉल्ट है NH4Cl, इसको मैं वाटर में ऐड कर दूं तो ये क्या फॉर्म करेगा, NH4OH प्लस HCl फॉर्म करेगा, ठीक है। तो देखो NH4Cl क्या है, वो क्या बोलते हैं कि अगर मैंने क्या किया, इस सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व किया ना, तो इसने एक वीक बेस दिया और स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, ठीक है। और इस स्ट्रॉन्ग एसिड के बनने की वजह से मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि ये कैसा सॉल्ट है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। लेकिन ये जो मेरी डेफिनेशन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट डेफिनेशन है। एसिडिक सॉल्ट को हम इस तरीके से डिफाइन नहीं करते, ना ही हम बेसिक सॉल्ट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है यहाँ पे एसिडिक और बेसिक सॉल्ट की, वो होती है कि जो सॉल्ट H प्लस देता है, सॉल्ट विच गिव H प्लस, उसको तो हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। और जो सॉल्ट यहाँ पे OH माइनस देता है उसको हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं, उसको हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जो मेरा NaHSO4 था, NaHSO4 ये एक H प्लस दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये कैसा सॉल्ट है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ऐसी अगर मैं बात करूं NaHCO3 की, तो जो मेरा NaHCO3 है वो एक H प्लस दे सकता है, इसलिए वो भी कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं बेसिक सॉल्ट की, तो बेसिक सॉल्ट का अगर मैं एग्जांपल देखूं, लाइक अगर मैं बोलूं ZnOHCl, अगर ZnCl2 होता तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो सकती थी। लेकिन ये जो मेरा सॉल्ट है ये एक इनकम्प्लीट सॉल्ट है, ये एक OH माइनस दे सकता है, तो इसलिए एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो जितने भी हमारे इनकम्प्लीट सॉल्ट्स होते हैं ना, वो एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है एक H प्लस देने की या फिर एक OH माइनस को देने की, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक सी बातें बताई, एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, कंप्लीट सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट सॉल्ट्स क्या होते हैं, और इस रिलेशन के बारे में कि ये जो मेरा रिलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग मेन बात करते हैं, हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस तरीके से सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है, कब हाइड्रोलिसिस होगी, कब हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि इसमें प्रेजेंट जो आयंस है, ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक सॉल्ट है A प्लस बी माइनस, इसमें प्रेजेंट जो आयंस है वो जब वाटर के साथ इंटरैक्ट करके या तो एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे या फिर वो बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो अगर मैं A प्लस कैटायन का इंटरेक्शन कराऊं वाटर के साथ, अगर मेरा कैटायन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, AOH प्लस H प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे ये H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ पे इस कैटायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है और हाइड्रोलिसिस होने पर ये H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जब हमारा कैटायन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग कैटायनिक
हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ऐसे ही जब हमारा एनायन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा HB, H+ ले लेगा वो, प्लस OH- रिलीज करेगा, और क्योंकि OH- रिलीज कर रहे हैं तो मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा, मेरा सॉल्यूशन होगा बेसिक, तो इसलिए इसको हम लोग एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, इसको हम लोग एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। मतलब एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, कैटायन और एनायन दोनों वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जब कैटायन इंटरैक्ट कर रहा है तो वो H+ प्रोड्यूस कर रहा है और सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक, और अगर एनायन इंटरैक्ट कर रहा है तो मेरा सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। इसी को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो ये जो सॉल्ट होते हैं ना मेरे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे, देखो पहला, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट कराऊं, लाइक अगर मैं NaOH को रिएक्ट कराऊं HCl के साथ तो मेरा सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl। ऐसे ही अगर मैं NaOH को रिएक्ट कराऊं HNO3 के साथ तो मेरा सॉल्ट कैसा बनेगा, मेरा सॉल्ट बनेगा NaNO3, ठीक है। तो अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराऊं तो मेरा एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्ट बन सकता है, मतलब इनको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंडली, अगर मैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को इंटरैक्ट कराऊं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को इंटरैक्ट कराऊं, कैसे, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड मेरा क्या है HCl और मेरा वीक बेस क्या है, सपोज मेरा NH4OH, तो अब मेरा सॉल्ट क्या बनेगा, NH4Cl। तो ये कैसा सॉल्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। ऐसे ही मैं थर्ड टाइप ले सकती हूँ जिसमें मैं वीक एसिड लूंगी और स्ट्रॉन्ग बेस लूंगी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लूंगी, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में क्या ले सकती हूँ, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले सकती हूँ, NaOH, ठीक है। तो मेरा सॉल्ट क्या बन जाएगा, CH3COONA, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ टाइप में मैं सॉल्ट ले सकती हूँ, किसका, वीक एसिड और वीक बेस का, जब मेरे दोनों ही वीक हो जाएंगे, यानी कि CH3COOH प्लस NH4OH गिविंग CH3COONH4, तो ये क्या बन गया, एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों ही वीक कंसीडर करके मैं चारों तरीके के सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलके डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो मेरे पास 4 टाइप्स है, एक एक करके हम चारों को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे अगर इनके सॉल्यूशंस आ जाए हमारे पास तो इन सॉल्यूशंस की हम लोग पीएच को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या है, NaCl, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कैटायन क्या है, Na+, तो जब Na+ की हाइड्रोलिसिस होगी, जब Na+ की, ये Na+ एक्वस है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी ये क्या फॉर्म करेगा, NaOH, H2O में क्या है H+ और OH-, तो ये Na+ क्या करेगा, OH- ले लेगा और क्या फॉर्म करेगा, NaOH एक्वस प्लस H+ एक्वस, ये फॉर्म करेगा। देखो अब ये जो मेरा NaOH है ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस तो सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज फॉर्म में ही रहता है ना, जितने भी मेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होती है वो सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज फॉर्म में ही रहता है। तो देखो ये तो इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में, Na+ और OH- की फॉर्म में, प्लस H+ तो है ही, और ये फिर से मिलके वाटर बना लेंगे, मतलब जहां से देखो हम चले थे हम वहीं पे वापस आ गए, ठीक है। जहां से हमने स्टार्ट किया था हमें वही चीजें वापस मिल गई, Na+ हमने स्टार्ट किया था वापस हमें Na+ मिल गया, वाटर लिया था वापस हमें वाटर मिल गया। यानी कि यहाँ पे अगर मुझे इस कैटायन की हाइड्रोलिसिस मैं कराऊं तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये तो वैसे ही आयनाइज फॉर्म में रहता है, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर मैं Cl- लूं और Cl- की हाइड्रोलिसिस कराऊं, अगर मैं Cl- लूं और Cl- की हाइड्रोलिसिस कराऊं तो ये क्या फॉर्म करेगा, HCl फॉर्म करेगा और OH- फॉर्म करेगा। अब देखो ये HCl भी क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये किस फॉर्म में पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में, H+ प्लस Cl- प्लस OH-। अब H+ और OH- मिलके क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और अब भी देखो जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वही वापस पहुंच गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा हाइड्रोलिसिस कराने का तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, क्योंकि देखो
देखो कुछ किसी की भी हाइड्रोलिसिस तो हो ही नहीं रही, ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कम्प्लीटली आयनाइज फॉर्म में ही सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे किसी चीज़ का मतलब ना तो यहाँ पे कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है और ना ही यहाँ पे एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ये जो मेरी पूरी की पूरी रिएक्शन है ना, ये बैकवर्ड चली जाएगी, ये रिएक्शन तो होगी ही नहीं। ये रिएक्शन कहाँ चली जाएगी? ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी हाइड्रोलिसिस कराने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज करो कोई वीक एसिड होता, कोई यहाँ पे वीक एसिड होता या फिर वीक बेस होता, तो मेरी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाती। क्यों ना जाती है हम लोग आगे देखेंगे अब। ठीक है, क्योंकि देखो वैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अगर मेरा यहाँ पे सपोज करो एसिटेट आयन होता, ठीक है, तो वो क्या बनाता? यहाँ पे एसिटेट आयन होता, वो एसिटिक एसिड बनाता। अब एसिटिक एसिड तो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता ना, तो इसी वजह से उसकी हाइड्रोलिसिस को हम कंसीडर करते। क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, उसने एक एसिड बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पे किसी स्ट्रॉन्ग, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, जब मेरा एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और जब मेरा बेस भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे तो मेरी पूरी की पूरी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, क्योंकि जिस रिएक्टेंट से मैंने स्टार्ट किया था वही रिएक्टेंट मुझे मिल रहा है। तो यानी कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पार्ट मतलब जो मेरा सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसकी हाइड्रोलिसिस को कंसीडर हम लोग नहीं करते। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट बोल सकती हूँ क्या, कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, हम उनकी हाइड्रोलिसिस को कंसीडर नहीं करते, और इसलिए उनके जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन कैसे होंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे। उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे। तो आपको इन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं उनका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, वहाँ पे किसी भी चीज़ की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्ट ले रहे हैं किसका? वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो देखो मेरा वीक एसिड क्या होगा? एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? NaOH। तो जब हम एसिटिक एसिड और NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा CH3COONA, CH3COONA। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो मेरा पार्ट है एनायन CH3COO- और एक मेरा सेकंड पार्ट है Na+। तो देखो ये जो Na+ है ये तो स्ट्रॉन्ग का है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है ना, ये तो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो इसकी तो हाइड्रोलिसिस होगी नहीं। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे किसकी होगी? इस एसिटेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी। और जब मेरा एनायन हाइड्रोलाइज करता है तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? उसको मैं बोलती हूँ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग पार्ट की हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब यहाँ पे इस एसिटेट आयन की यानी कि एनायन की हाइड्रोलिसिस होगी तो मैं सॉल्यूशन की पीएच को कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो देखो जब ये एनायन हाइड्रोलाइज करेगा लाइक CH3COO-, जब ये हाइड्रोलाइज करेगा ये क्या फॉर्म करेगा? CH3COOH एक्वस प्लस OH- एक्वस प्लस OH- एक्वस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में इस एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो मैं इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी कि KH की फॉर्म में डिफाइन कर सकती हूँ। अब देखो जब इस एनायन की हाइड्रोलिसिस हुई तो ये वीक एसिड बना। अब ये जो वीक एसिड होता है ये तो पार्शली आयनाइज होता है, वहाँ पे जिस रिएक्टेंट से मैं स्टार्ट कर रही थी मुझे वही रिएक्टेंट वापस मिल रहा था, लेकिन ये जो मेरा एनायन है ये पार्शली आयनाइज होगा, ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड नहीं जाएगी, और इसी वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, क्योंकि रिएक्शन तो बैकवर्ड नहीं जाएगी, वो फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, और इसीलिए इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में मेरे पास क्या रिलीज हो रहा है? OH- रिलीज हो रहा है, और अगर OH- रिलीज हो रहा है इसी वजह से ये जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि जब हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मेरा सॉल्यूशन कैसा होता है? मेरा सॉल्यूशन होता है बेसिक। हमेशा याद रखना कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस में मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग देखते हैं कि हमें इस सॉल्यूशन की अगर पीएच निकालनी है तो हम इसकी पीएच कैसे निकालेंगे, तो मेन वो हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ
pH फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम सबको पता है कि जो वाटर है, जो वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी, ये क्या फॉर्म करेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, इसका जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, KW होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं जो मेरा CH3COOH है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka। अगर मैं रिएक्शन रिवर्स लिख दूं कुछ इस तरीके से, मतलब उसकी फॉर्मेशन की अगर मैं रिएक्शन लिखूं, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको मैं Ka लिखती हूँ। अब मैंने क्या किया, उसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी है तो मेरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/Ka हो जाएगा। अब क्या करो, इस रिएक्शन को क्या करो, दोनों रिएक्शंस को आप लोग ऐड अप कर दो। तो जब मैं ऐड करूंगी तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस वाटर, H प्लस और H प्लस कैंसिल हो जाएगा, गिविंग CH3COOH प्लस OH माइनस। ठीक है, इस रिएक्शन का मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर क्या बोला था, KH बोला था। ठीक है, देखो हमने ये रिएक्शन जो बताई थी एनायनिक हाइड्रोलिसिस की, वो यही रिएक्शन थी, मुझे यही रिएक्शन चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ KW एंड Ka। तो अगर मैं वाटर का डिसोसिएशन कंसीडर करूं और इस एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कंसीडर करूं इस तरीके से, और इन दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड कर दूं, तो मेरा ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा ये किसके इक्वल होगा, KW डिवाइडेड बाय Ka के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैं दो रिएक्शंस को ऐड कर रही हूँ ना, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरा जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा KW डिवाइडेड बाय Ka। या फिर देखो यहाँ पे ये जो मेरा एनायन है ना, इसकी ये जो मेरा कॉन्जुगेट एनायन है, ये जो मेरा कॉन्जुगेट एनायन है, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस KH को मैं Kb के इक्वल भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा कॉन्जुगेट बेस है वो इधर से वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ये जो मेरा KH है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा Kb के इक्वल होगा फॉर एसीटेट आयन, Kb फॉर एसीटेट आयन। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, देखो अब हम देखते हैं कि हमें pH निकालनी है, तो मैं pH कैसे निकालूंगी। ठीक है, अब देखो सपोज करो यहाँ पे एसिडेट आयन कितना था, C इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी। अब यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती थी हमारी, अल्फा। यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या मान रहे हैं, H मान रहे हैं। तो इसकी अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है तो इसकी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C माइनस CH। एसिटिक एसिड कितना बनेगा, CH, और OH माइनस कितना बनेगा, ये भी बन जाएगा CH। ठीक है, तो देखो तो जो मेरा KH होगा, KH को मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C माइनस CH। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, क्योंकि C और C की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो KH की मैंने वैल्यू देखी, वो क्या है, CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस H। ठीक है, अब अगर मैं मानूँ ये यहाँ पे मेरा जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू 1, तो यहाँ से मैं H की वैल्यू निकाल सकती हूँ। H मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। अब मुझे क्या निकालनी थी, मुझे निकालनी थी pH। pH के लिए मुझे क्या चाहिए, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं देखूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास OH माइनस बन रहा है, तो OH माइनस की अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूँ तो मैं H प्लस की भी तो निकाल ही सकती हूँ। अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है CH के इक्वल। ठीक है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, CH के इक्वल है। बस इसमें पुट कर दो C इंटू अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। ठीक है, अब हम सभी को पता है ये बात कि जो मेरा KW होता है, KW क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहाँ से मेरी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, KW डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितनी है, अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। ठीक है, अब देखो KH मैंने ऊपर निकाला था, KW बाय KA, बस पुट कर दो उसको यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ KW बाय KA इंटू C। अब फिर से इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ KW और ये KA ऊपर चला जाएगा इंटू KA बाय C, ये भी अंडर रूट में आएगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे pH चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे क्या करूंगी, नेगेटिव लॉग ले लूंगी। नेगेटिव लॉग H प्लस ये किसके इक्वल होगा, pH के इक्वल होगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KW इंटू KA बाय C टू द पावर ऑफ 1/2। ये हाफ आगे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू माइनस लॉग KW क्या हो जाएगा, PKW, और यहाँ पे मेरा माइनस लॉग KA क्या बन जाएगा, PKA, और माइनस लॉग 1/C होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे C टू द पावर -1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस लॉग C, यानी कि जब मैं किसी
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ले रही हूँ, उसकी हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ, तो उसका पीएच निकालने का ये मेरा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और इसमें हमें जो सी है, सी मेरी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन अंडर हाइड्रोलिसिस, जिस जिस एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, और एक दो चीज़ें आपको और यहाँ पे याद रखनी है। पीएच की वैल्यू आप याद रखनी है आपको कि पीएच कैसे निकालनी है। दूसरा, जो मेरा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी के। और हमारा के एच क्या होगा, के एच होगा के डब्ल्यू बाई के ए, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्यों, क्योंकि अब जो मेरा एनायनिक पार्ट आया है वो एसिड से ही आया है। तो आपको इन तीनों एक्सप्रेशन का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ ले, क्वेश्चन में वो क्या बोले आपको, HX हमारे पास एक वीक एसिड है, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा HX हमारे पास एक वीक एसिड है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 10⁻⁻⁵। उसने क्या बोला कि जब हम इस HX को कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये एक सॉल्ट फॉर्म कर रहा है NaX, ठीक है। अब देखो, NaX एक सॉल्ट है, ये किसका सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी इस सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, 2004 में पूछा गया था आईटी में। तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कर रही हूँ। देखो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब है मुझे H की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मुझे H की वैल्यू निकालनी है। अब H क्या होता है, H होता है अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी। H क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी। और यहाँ पे इन्होंने मुझे कॉन्सेंट्रेशन दी है NaX की 0.1 मोलर। तो देखो, H क्या होता है, 100 के एच बाई सी। कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, मुझे मेन किसकी वैल्यू चाहिए, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। अब ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, मेन मुझे इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो मेरा के एच होता है वो किसके इक्वल होता है, के डब्ल्यू बाई के ए के इक्वल होता है। के डब्ल्यू क्या होता है, 10⁻⁻14, के ए कितना है, 10⁻⁻5। तो मेरा जो के एच होगा वो किसके इक्वल आएगा, 10⁻⁹ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब बस के एच पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, पुट कर दो, आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगी। तो जो मेरा एच होगा वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 0.1। ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁸ और इसका अंडर रूट यानी कि 10⁻⁴। ये क्या हो जाएगी मेरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर वो परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछे तो बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मेरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी, 0.01। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकता है, जिसमें वो आपसे डायरेक्ट या तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ लेगा, तो आपके लिए उसे के एच की वैल्यू चाहिए, के ए आपको पता है, के डब्ल्यू पता है, के एच पता लग जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हाइड्रोलिसिस हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें जो मिलने वाली इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होती है, तो रिएक्शन हमारी पूरी की पूरी बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे हम लोग एंड में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, उसकी पीएच निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, हाफ इंटू PKW प्लस PKA प्लस log C, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमेशा आप लोगों को याद रखना है। और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब इस अनायन की हाइड्रोलिसिस हुई तो हमारे पास OH माइनस प्रोड्यूस हुए, इसीलिए ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि हम लोग इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हैं उसकी पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वीक एसिड और वीक बेस ले रहे हैं उनकी पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।